अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आपको एक सर्टेन मैं एसी वेव फॉर्म दे देता हूँ जो बेसिकली 20 हर्ट्ज़ की और 400 वोल्ट एसी है, और मैं आपसे कहूँ कि इस वेव फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है इन 50 हर्ट्ज़ एंड 220 वोल्ट एसी में, समझ में आ रही क्वेश्चन? कि अगर हमें 20 हर्ट्ज़ की 400 वोल्ट की एसी को कन्वर्ट करना है 50 हर्ट्ज़ के 220 वोल्ट एसी में, यानी कि फ्रिक्वेंसी भी चेंज करनी है और मैग्नीट्यूड भी चेंज करना है, तो ये कैसे करोगे? तो इसका सबसे आसान और सबसे टेक्निकल तरीका क्या है कि हम क्या करें, इस पर्टिकुलर एसी को एसी टू डीसी कन्वर्टर लगा के इसको कन्वर्ट कर लें डीसी के अंदर, यानी कि बैटरी के अंदर स्टोर कर लें। एंड देन इस बैटरी से क्या करें, इस बैटरी से जो डीसी मिल रही है इस डीसी को वापस से निकाल लें और डीसी टू एसी कन्वर्टर लगा के हम फाइनली अपनी ये जो 50 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट की एसी वे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आपको कभी भी लाइफ में किसी भी तरीके का अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है आपके सामने कि हमें एक सर्टेन वेव फॉर्म की बोथ मैग्नीट्यूड भी चेंज करना और फ्रिक्वेंसी, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि हम पहले उसे डीसी में कन्वर्ट कर लें एंड देन वापस से एसी में कन्वर्ट कर लें विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। ठीक, तो यहाँ पे ये जो आप सिस्टम देख रहे हो, ये जो पूरा पोर्शन है यानी कि एसी टू डीसी कन्वर्टर प्लस एक बैटरी प्लस वापस से डीसी टू एसी कन्वर्टर, इसको हम लोग कहते हैं एसी टू एसी कन्वर्टर। समझ में आ रहा है? तो एसी टू एसी कन्वर्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहता है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो हम इसको बहुत ही डिटेल के अंदर कवर करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसी टू एसी कन्वर्टर समझ में आ गया। नाउ अगर हम बात करते हैं एसी टू एसी कन्वर्टर को ध्यान से देखें तो होता क्या है कि हम एक एसी देते हैं और एसी टू डीसी कन्वर्टर ये बेसिकली रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, ये कन्वर्ट कर देता है इस एसी को डीसी में। नाउ ये जो डीसी है इसको वापस से हम लोग डीसी टू एसी कन्वर्टर यानी कि इन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं एसी में, यही अभी तक कर रहे हैं ना। इस पूरी पिक्चर के अंदर यहाँ पे जो सेंटर होता है ना, यहाँ पे लगा होता है डीसी लिंक कैपेसिटर। समझ में आ रही बात? ये सो दिस इज नोन एज डीसी लिंक कैपेसिटर। तो आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे इसी डीसी लिंक कैपेसिटर पे। अब इसका काम क्या होता है, तो ये जो एसी टू डीसी कन्वर्टर है ये क्या करता है, ये जो भी एसी होती है उसे कन्वर्ट करता है डीसी में और स्टोर कर देता है एनर्जी को कैपेसिटर के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ डीसी। नाउ अब यहाँ तक काम हो गया रेक्टिफायर का। नाउ डीसी टू एसी कन्वर्टर कह लो या इन्वर्टर कह लो, ये क्या करता है, ये इसी डीसी लिंक कैपेसिटर से पावर को एक्सट्रैक्ट करता है और देन उसको कन्वर्ट करता है एसी में। तो आज हम लोग पूरी तरीके से फोकस करेंगे कि क्या होता है डीसी लिंक कैपेसिटर। ठीक है, तो मेरा नाम प्रांजल है और आज हमारा जो टॉपिक है चर्चा का वो है डीसी लिंक कैपेसिटर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं देखता हूँ बहुत ही रेयर जगह ये अवेलेबल है। इवन आप नेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत डिटेल जानकारी आपको जल्दी नहीं मिलेगी और वीडियोस तो बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल हैं। और ये जो टॉपिक है डीसी लिंक कैपेसिटर का, ये एडवांस पावर सिस्टम के टॉपिक्स में आता है, यानी कि फैक्ट कंट्रोलर जो मैंने पढ़ाए थे वहाँ का ही टॉपिक हो सकता है, या आप रिसर्च कर रहे हो तो बहुत बार हमारे मन में कन्फ्यूजन होता है। तो आज पूरा डिकोड करके समझ लेंगे कि डीसी लिंक कैपेसिटर कैसे काम करता है, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डीसी लिंक कैपेसिटर को ही समझ लेते हैं ना। इन सब चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है डीसी लिंक। तो इस डीसी लिंक का क्या मतलब है, तो जो ट्रेडिशनली अगर हम कहें डीसी लिंक बेसिकली क्या होता है, जंक्शन होता है दो कन्वर्जन स्टेजेस का। यानी कि अगर हम पावर कन्वर्जन स्टेजेस की बात करें कि एसी टू डीसी देन डीसी टू एसी, तो ये जो दो पावर कन्वर्जन स्टेजेस है इनके बीच के जो जंक्शन होता है ना उसको हम लोग कहते हैं डीसी लिंक। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि एसी टू डीसी कन्वर्टर एंड डीसी टू एसी कन्वर्टर। ठीक है, एक तरफ एसी को डीसी में पावर कन्वर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ डीसी को एसी में, तो इनके बीच का जो जंक्शन होता है ना इसको हम लोग कहते हैं डीसी लिंक कैपेसिटर। डीसी लिंक, सॉरी कैपेसिटर नहीं, डीसी लिंक। समझ में आ रहा है? तो डीसी लिंक कैपेसिटर जानने से पहले डीसी लिंक जानना जरूरी है। तो यहां तक क्लियर हो गया डीसी लिंक क्या होता है। नाउ अब इस डीसी लिंक के आसपास दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, एक कन्वर्टर लगे हुए हैं दोनों तरफ। ठीक है, अब ये जो एसी टू डीसी कन्वर्टर है या डीसी टू एसी कन्वर्टर है ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर यानी कि वोल्टेज पे काम करेंगे हम लोग, और दूसरा होता है करंट सोर्स कन्वर्टर। नाउ अब अगर वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर का आप बात कर रहे हो, यानी कि अगर तुमने दोनों तरफ जो कन्वर्टर लिया है एसी टू एसी कन्वर्टर में वो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर लिए हैं, तो ऐसे केस में जो लिंक में जो एलिमेंट लगता है आके एनर्जी स्टोर करने के लिए वो होता है हमारा कैपेसिटर, और इसीलिए हम यहाँ से नाम पड़ता है डीसी लिंक कैपेसिटर। यानी कभी भी अगर आप लाइफ में कहीं डीसी लिंक कैपेसिटर की बात कर रहे हो तो इससे एक इन्फॉर्मेशन और डिकोड कर सकते हो कि वहां जो कन्वर्टर यूज हो रहे हैं वो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेयर इन्फॉर्मेशन, समझ में आ रही बात ये। तो जो डीसी लिंक है वो एक अलग चीज है, डीसी लिंक कैपेसिटर उसका डीसी लिंक का एक पार्ट है, एक एलिमेंट है। सही है, तो डीसी लिंक सबसे पहले डीसी लिंक समझ गए, यानी कि दो पावर कन्वर्जन स्टेजेस के बीच का जो लिंक होता है वो हो गया डीसी लिंक, जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है, जंक्शन होता है ना। वहां पे अगर कैपेसिटर लगा दे रहे हो बिकॉज वी आर यूजिंग वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, तो वहां उस पर्टिकुलर कैपेसिटर को हम कहेंगे डीसी लिंक कैपेसिटर। समझ में आई बात ये। नाउ करंट सोर्स कन्वर्टर की बात कर लें तो करंट सोर्स कन्वर्टर जो होते हैं, यानी कि अगर हमने रेक्टिफायर वाला कन्वर्टर, एसी टू डीसी कन्वर्टर एंड डीसी टू एसी कन्वर्टर दोनों में करंट सोर्स कन्वर्टर का इस्तेमाल किया है, तो ऐसे केस में जो डीसी लिंक में एलिमेंट यूज होता है वो होता है इंडक्टर। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे जो नाम निकल के आता है वो आता है डीसी लिंक इंडक्टर। यानी कि डीसी लिंक कैपेसिटर ही नहीं है, डीसी लिंक इंडक्टर भी होते हैं। डिपेंड करता है कि तुम कन्वर्टर कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टर, तो अगर कहीं पे डीसी लिंक इंडक्टर है यूज हो रहा है, तो इससे तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन और देखते ही तुम बता दोगे कि यहाँ पे हम लोग करंट सोर्स कन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पे अगर कहीं पे डीसी लिंक कैपेसिटर यूज हो रहा है, तो वहां से एक इन्फॉर्मेशन और कन्वे कर सकते हो कि भैया वहां पर जो है हमारा डीसी लिंक कैपेसिटर अगर यूज हो रहा है, इसका मतलब वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेफर कौन सा करते हैं, तो बेसिकली हम लोग मोस्टली प्रेफर डीसी लिंक कैपेसिटर को करते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर क्योंकि अच्छे होते हैं और इनकी बहुत सारे एडवांटेज हैं कंपेयर टू द करंट सोर्स इन्वर्टर, इसीलिए हम लोग वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर प्रेफर करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर अगर लोगे तो डीसी लिंक कैपेसिटर प्रेफर करोगे, इसीलिए हो हल्ला मचा रहता है डीसी लिंक कैपेसिटर का। बात समझ में आ गई, और ऐसा कुछ खास नहीं। आगे चलते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं पर्पस क्या है यार, डीसी लिंक कैपेसिटर कर क्या रहा है। तो डीसी लिंक पर्पस समझते हैं इसका। तो इसके दो काम होते हैं, यानी कि डीसी लिंक कैपेसिटर जो तुम इस्तेमाल करोगे वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर के बीच में, उसके दो काम होंगे। पहला काम डीसी वोल्टेज को मेंटेन रखना विद मिनिमम रिपल। अब ये रिपल क्या चीज है इसको जरा समझ लेते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास ये है हाई रिपल, और इसको जब मैं कैपेसिटर से पास करवाऊंगा डीसी लिंक कैपेसिटर से, तो इसके रिपल इतने कम हो जाएंगे ना। और रिपल का मतलब क्या होता है, यहाँ रिपल का मतलब होता है कि देखो होता क्या है, जब भी हम एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, जब रेक्टिफायर की मदद से ऐसा करते हैं ना, तो ये आ रही है एसी, अब इसको अगर कन्वर्ट करोगे डीसी में, तो ये ऐसी डीसी नहीं मिलेगी। दिस इज आइडियल डीसी, ये है तुम्हारी आइडियल डीसी वेव फॉर्म। ये ऐसा नहीं मिलता है, बल्कि जब हम एसी को कन्वर्ट करते हैं तो हमें कुछ ऐसे ऐसे मिलती है। अगर आपने कभी भी जिंदगी में फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा, फुल वेव रेक्टिफायर बचपन से पढ़ते आ रहे होगे यार अब तो फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है ना। अब ये जो हमें डीसी मिली, ये तो ऐसे करके ऐसे रिपल है ना इसके अंदर, सो यहीं से जन्म हुआ रिपल फैक्टर का, यानी कि रिपल्स का नाम जो आया पिक्चर के अंदर। तो रिपल बेसिकली क्या होता है, यहां से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है इस वेव फॉर्म का और मिनिमम कितना है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिपल्स, ये आ जाते हैं हमारे रिपल के अंडर। समझ में आ रही बात ये। तो अगर कोई ऐसी वेव फॉर्म है जिसके अंदर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, समझ में आ रही, बेस और हाइट के बीच में, तो उसको हम कहेंगे बहुत ज़्यादा रिपल है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम इस अंतर को कम कर देंगे तो रिपल कम हो जाएंगे। यानी कि अगर हम इसको ऐसे बना दें तो देख सकते हो अब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो दूरी है वो कम हो गई ना, तो हम कहेंगे रिपल हमने क्या करे हैं, रिपल को हमने रिड्यूस कर दिया है। बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन अगेन, क्योंकि रिपल हम लोग बस पढ़ते आते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता होता है, ठीक है। एक दिन मतलब इन फ्यूचर हम लोग जब ये पावर सिस्टम मशीन से फ्री हो जाएंगे तो एक बार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कवर करेंगे, पर अगेन बहुत टाइम है। कमेंट सेक्शन में मैसेज मत करने लग जाना कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक जल्दी कवर करो, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी लोडेड चल रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके, थैंक यू उसके लिए। लेकिन जो बिकॉज ऑफ टाइम की मेरे पास जो टाइम की जो बाउंडेज है वो काफ़ी कम है, तो मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ। फिर भी अच्छा लगता है आप लोग अपनी डिमांड डालते रहें, मुझे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है जैसा समय मिलता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के डालता रहूँगा, ठीक है। खैर लेकिन चर्चा करेंगे, ये चैनल पूरी लाइफ टाइम चलने वाला है, ठीक है। तो ये हमेशा हम लोग इसमें अंदर कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। चलो वापस से आते हैं। तो रिपल हो गया, समझ में आया। तो ये मैक्सिमम हो गया एंड ये मिनिमम हो गया, क्लियर हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिपल। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको रिपल कह दिया। अब देखो यहाँ से देख के बताओ इजीली, ये रिपल ज़्यादा है कि ये रिपल ज़्यादा है, तो आप ऑब्वियस ही आंसर है यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिपल। तो देखो इसके अंदर जो रिपल है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द, यहाँ पे देखो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिस्टेंस कम है, तो इसीलिए मैंने लिख रखा है लो रिपल। तो ये हाई रिपल हो गया एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लो रिपल। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप दिस क्लियर हो गई होगी। तो एक काम तो ये हो गया है, तो हम सिंपली अगर डीसी लिंक कैपेसिटर लगा देंगे। इवन अगर मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जब भी हम फुल वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसके बाद भी एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये फिल्टर आउट कर देता है रिपल्स को, फिल्टर आउट। तो यानी कि जो डीसी लिंक कैपेसिटर कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वो एक बढ़िया काम ये भी करेगा कि फिल्टर आउट भी करता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फिल्टर रीजन, फिल्टर एक्शन या फिल्टर ऑपरेशन ऑफ डीसी लिंक कैपेसिटर। तो फिल्टर भी करता रहेगा अदर देन एनर्जी स्टोरेज के अलावा। तो एक ये बड़ा महत्वपूर्ण काम हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी स्मूथ डीसी मिलेगी। अब स्मूथ डीसी मिलेगी तो जब एसी बनेगी विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर वो भी अच्छी बनेगी। तो एक फीचर ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट का भी काम करता है। नाउ यहाँ पे ये एक अच्छा
अच्छा बैटरी का रिप्लेसमेंट है। देखो होता क्या है, एसी टू एसी कन्वर्टर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें स्टोरेज की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, कि हमें ऐसा नहीं है कि अभी एक कन्वर्टर ने एसी को डीसी में बना दिया। यानी कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एसी टू डीसी कन्वर्टर हमने यूज़ करा, अब उसने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये जो डीसी है ये मैं 3 दिन बाद यूज़ करूँगा, 10 दिन बाद यूज़ करूँगा। हमें क्या होता है, एक कंटिन्यूस ऑपरेशन में बस थोड़ी देर के लिए जब जैसे फॉर एग्जांपल जीने चढ़ रहे होते हो तो थोड़ा देर रुक जाते हो ना, तो वैसे ही एक जंक्शन पे ये एक ठहराव का काम करता है। ठीक है, तो बैटरी भी यूज़ कर सकते हो, पर बैटरी इज़ अ कॉस्टली फॉर्म। और बैटरी के साथ दिक्कत क्या है कि उसका इतना ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, और रिप्लेस उसको बार बार हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा समय के साथ, उसकी प्लेट खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो समय के साथ उसकी प्लेट खराब होती रहती है। तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा रिप्लेसमेंट है कैपेसिटर का। कैपेसिटर बैटरी के मुकाबले कम खराब होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। सो इट इज़ अ बेटर रिप्लेसमेंट। ठीक, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या फीचर है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सप्लाई रियल पावर ड्यूरिंग ट्रांजिएंट टाइम। नाउ ये क्या है कि जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट का काम करता है, तो देखो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट तो हम यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, तो एक तो कैपेसिटर, डीसी लिंक कैपेसिटर के यूज करने से हमने बैटरी को रिप्लेस कर दिया, एक फायदा ये हो गया डीसी लिंक कैपेसिटर का। दूसरा, जब भी ट्रांजिएंट टाइम आएगा, यानी कि ऐसा टाइम आया कि मुझे क्या है, एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है, यानी कि अगर हमारा एसी टू एसी कन्वर्टर लगा हुआ है, एसी टू एसी, ठीक है, और यहाँ जनरली ये हम लोग यूज करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, तो मान के चलते हैं यहाँ पे हम लोग विंड पावर सिस्टम से, विंड पावर प्लांट से पावर ले रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे में यहाँ पे ग्रिड की साइड में, ये हो गई हमारी ग्रिड। अब ग्रिड साइड में अगर मान लेते हैं एकदम से ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गई, एक्स्ट्रा पावर की रिक्वायरमेंट आ गई, फॉल्ट हो गया, एलजी फॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, या लोड चेंज हो गया स्टेप फॉर्म में, तो जो तुम्हें एक्स्ट्रा पावर चाहिए वो कहाँ से आएगी? अब विंड तो अपनी स्पीड पे चल रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ के हमने जो एसी टू एसी कन्वर्टर में जो डीसी लिंक कैपेसिटर का इस्तेमाल करा होता है, इसके अंदर जो कुछ पावर या कुछ एनर्जी स्टोर होती है, ये वहाँ से एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। सही बात समझ में आ रही है? तो जब भी कोई ऐसा फ्रिक्वेंसी का फ्लक्चुएटिंग इवेंट आता है जिसमें फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएट होती है, तो ये जो कैपेसिटर है ये एक्ट एज ए एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो कैपेसिटर के अंदर जो डीसी पावर स्टोर हो रही थी, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग काम चलाने के लिए, एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांजिएंट पीरियड के लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मन में कन्फ्यूजन होगा, अरे सर डीसी लिंक कैपेसिटर बहुत छोटा सा है, पावर सिस्टम में तो बहुत रिक्वायरमेंट है, कैसे काम चलेगा? तो भाई ट्रांजिएंट टाइम के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे ही लोड लगाया, यानी ट्रांजिएंट टाइम यानी कि एक आध सेकंड के लिए, बहुत ही माइन्यूट सेकंड के लिए या कुछ साइकिल के लिए हम ले सकते हैं पावर। बात समझ में आ रही बात ये? तो फॉर अ इनिशियल टाइम पीरियड, बाकी तो तुम्हें गवर्नर और ये कंट्रोल करना पड़ेगा, लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल पे ध्यान देना पड़ेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लोड कंट्रोल। लेकिन अभी क्या है, ट्रांजिएंट टाइम के लिए, जैसे इनर्शियल टाइम पीरियड होता है, उस टाइम के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि भाई कितने तरीके के डीसी लिंक कैपेसिटर हो सकते हैं। तो बेसिकली डीसी लिंक कैपेसिटर की अगर हम लोग बात करते हैं, 3 तरीके के होते हैं मेनली। ठीक है, हो तो बहुत तरीके सकते हैं, विद द हेल्प कह सकते हो रिसेंट एडवांसमेंट, कंटिन्यूस रिसर्च चली रही है। तो पहला टाइप है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा है मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपाइलीन, और ये लिखा है, क्या लिखा है, फ्लू कैपेसिटर। सही में फिल्म कैपेसिटर, सॉरी फ्लू नहीं, फिल्म कैपेसिटर, यार मैं अपनी राइटिंग की थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म कैपेसिटर, MPPF। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ गया बात? ये एफ फिल्म है, पॉली प्रोपाइलिन को PP लिखा हुआ है, और मेटलाइज्ड को PM लिखा हुआ है। ठीक है, तो MPPF के नाम से जाना जाता है, यानी कि मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपाइलिन फिल्म कैपेसिटर। इसके अलावा और कौन सा है? हाई कैपेसिटेंस मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर, ये भी एक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MLL से। समझ में आ रही बात? ये तो मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर, तो इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं MLL से। तो कई बार शॉर्ट फॉर्म में मिल सकता है, MPPF हो सकता है, MLL लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाना। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो 3 तरीके के ब्रॉडली जो कैपेसिटर है, नॉर्मल कैपेसिटर हम यूज नहीं करते डीसी लिंक कैपेसिटर के लिए, इसके अंदर हम इस 3 तरीके के ही कैटेगरी उठाते हैं। ठीक है, तो या तो सिरेमिक उठा सकते हैं, या पॉलीप्रोपाइलिन मेटलाइज्ड फिल्म कैपेसिटर उठा सकते हैं, या फिर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर उठा सकते हैं। नाउ एडवांटेज समझ लेते हैं। अगर एल्युमिनियम वाले की बात करें तो इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत तगड़ी होगी। एनर्जी डेंसिटी के ऊपर मैंने अगेन एक वीडियो में बताया हुआ है, जब हम कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, आप जरूर जाके चेक करना, बैटरी वर्सेस कैपेसिटर में मैंने बढ़ाया, डिस्कस करा इस चीज़ को। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी बैटरी वर्सेस कैपेसिटर वाले में वीडियो में देखना, तो इसकी एनर्जी डेंसिटी अच्छी खासी होती है। कॉस्ट जो होती है पर जूल, यानी कि जो एनर्जी तुम इससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये भी कम आती है। हाई रेजिस्टेंस इसका हाई होता है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। नाउ अगर हम बात करते हैं MPPF की, इसका साइज स्मॉल होता है, यानी छोटा सा मिल जाएगा तुम्हें,
वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, फ्रिक्वेंसी रेंज मतलब जिसमें कैपेसिटर ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, तो ये वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज में ऑपरेट कर सकता है। हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर ना, टेम्परेचर भी इसका हाई होता है, यानी कि जल्दी ये खराब नहीं होगा हाई टेम्परेचर कंडीशन में, ठीक है। एंड लास्ट, लेकिन कॉस्ट भी हाई है, जब सब चीजें अच्छी लोगे यार तो महंगा तो पड़ेगा, तो ये महंगा होता है एल्यूमिनियम के मुकाबले। नाउ थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, इसकी बैलेंस परफॉर्मेंस है, यानी कि जो थर्ड वाला है ये एल्युमिनियम के भी कुछ फीचर रखता है और मेटलाइज्ड वाले के भी कुछ फीचर रखता है, तो ये मिक्स परफॉर्मेंस है, बैलेंस परफॉर्मेंस है इसकी, ठीक है। तो अब आप इसके बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, यानी कि कितनी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है डीसी लिंक की, ये डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जो तुमने डीसी लिंक कैपेसिटर लगाया, ऐसा नहीं है कि वो अमर है, तो वो कौन सी चीजें हैं जिस पे डीसी लिंक कैपेसिटर जो तुम यूज कर रहे हो उसकी लाइफ डिपेंड करेगी। तो एक तो पहला हो गया टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो, मतलब एल्युमिनियम का ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक प्लास्टिक फिल्म का ले रहे हो, सिरेमिक का ले रहे हो, भाई कौन सा कैपेसिटर ले रहे हो, मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। दूसरा ऑपरेटिंग वोल्टेज कैसा है, यानी कि ऑपरेटिंग वोल्टेज कंपेयर टू द रेटेड वोल्टेज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो कैपेसिटर जो होता है अगेन उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक यूज होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो खराब कब होते हैं, वोल्टेज के चेंज होने पे। तो अगेन कैपेसिटर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसके अंदर के डाइलेक्ट्रिक की, क्योंकि मेटल प्लेट इतनी खराब नहीं होती, डाइलेक्ट्रिक को खतरा है। तो डाइलेक्ट्रिक किस वजह से खराब हो सकते हैं, रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज तुम्हारा कितना है, यानी कि रेटेड अगर वो 200 वोल्ट के लिए है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज उसके कितने आसपास है। तीसरा ऑपरेटिंग करंट, यानी कि करंट कितना है कंपेयर टू द रेटेड करंट। नाउ करंट जो है अगेन हीटिंग के कारण होता है, तो करंट अगर ज्यादा ऑपरेट करोगे रेटेड से तो हीटिंग होगी, और हीटिंग जो है अगेन टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो आपको पता होगा जो भी डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो एनटीसी होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि वो उनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वीक होने लग जाएगी विद द हेल्प बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एंड लास्ट फाइनली आई गया एम्बिएंट टेम्परेचर। ना यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब होता है भाई सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कई बार लिखा होता है हम लोग बस रट लेते हैं। तो एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब कि ये अगर कोई वायर है तो इसके आसपास की जो एयर है, जो वातावरण है, जो माहौल बना रखा है आपने, उसका कितना टेम्परेचर है, तो माहौल का कितना टेम्परेचर है। जैसे अगर रूम में रख रखा है तो एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री हो गया, बाहर सड़क पे पड़ा हुआ है, गर्मियां चल रही हैं तो 45 डिग्री तक जा सकता है एम्बिएंट टेम्परेचर। तो आसपास के माहौल का कितना टेम्परेचर है, सही है, तो ये भी डिसाइड करता है कि जो डीसी लिंक कैपेसिटर जहां लगा रहे हो वहां के माहौल का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो क्यों टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एजिंग है, यानी कि कॉज ऑफ एजिंग है, एंड इलेक्ट्रोलाइट एवोपोरेशन। देखो सबसे पहला कारण भाई एजिंग का मतलब क्या हुआ कि ये उसकी लाइफ को कम करता जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स अगेन मैंने बताया डाइलेक्ट्रिक्स आर एंटीसी डाइलेक्ट्रिक। देखो कैपेसिटर, जब हम बात करते हैं कैपेसिटर की ना, तो कैपेसिटर में केवल मेटल प्लेट की बात नहीं की जाती, उसके अंदर बीच में जो इंसुलेटर पड़ा होता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक जो पड़ा होता है, ये इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, समझ में आ रहा है। तो जब भी कैपेसिटर की बात करेंगे तो बेसिकली हम लोग डाइलेक्ट्रिक की ही बात कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक को अगर हम देखें तो इट इज एन एनटीसी, यानी डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर। तो एनटीसी का मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये टेम्परेचर बढ़ाने पे इंसुलेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडक्टर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, यानी कंडक्टर डोमिनेट करे, कंडक्टेंस डोमिनेट करने लगेगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर। और कंडक्टेंस अगर डोमिनेट करने लगा तो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, समझ में आ रही बात है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर किन किन वजहों से बढ़ सकता है, करंट से बढ़ सकता है और एम्बिएंट टेम्परेचर डिपेंड है। तो यहीं पे एजिंग का यहाँ पे मतलब आ जाता है। आइयो समझ में आ गई होगी बात ये। नाउ इलेक्ट्रोलाइट एवोपोरेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, देखो मैंने बताया था अभी पीछे एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, अभी पीछे हमने सीखा था, देखा था। तो जनरली जब इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे होते हो ना, इलेक्ट्रोलाइट एक फ्लूइड की तरह भी ले सकते हो, तो फ्लूइड वाला अगर इलेक्ट्रोलाइट है आपका, तो ऐसे केस में क्या होता है, एवोपोरेशन हो सकता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर मान के चलते हैं, तुम जो इलेक्ट्रोलाइट लोगे वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा, उससे ज्यादा पे अगर ऑपरेट करोगे तो वेपोराइज हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है कैपेसिटर की, ठीक है। अगर आपको हमें सपोर्ट करना है, ये लेक्चर आपको इस तरीके के लेक्चर पसंद आते हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को सुपर थैंक्स भेज सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक का जो भी मैंने एफर्ट डाला ये पसंद आया होगा, जो भी हमने यहाँ चर्चा करी डीसी लिंक कैपेसिटर के ऊपर। मैंने अपने तरीके से अपनी तरफ से जो भी मैं रिसर्च कर सकता था डीसी लिंक कैपेसिटर की खास बातें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, कितने तरीके के होते हैं, क्या डीसी लिंक की कैपेसिटर ही होता है, इंडक्टर भी होता है, और कहाँ जरूरत पड़ती है डीसी लिंक कैपेसिटर, काम क्या होता है डीसी लिंक कैपेसिटर का, ये सारी चीजें मैंने इस लेक्चर के अंदर चर्चा कर ली है। फिर भी अगर कोई बात छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन बताना, अगर अच्छी बात होगी
बढ़िया टॉपिक होगा तो हम उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसी तरीके का अगर एडवांस पावर सिस्टम के टॉपिक चाहिए तो लेक्चर के अंदर लिख देना एडवांस पावर सिस्टम, कमेंट में भाई डाल देना। या फिर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए एडवांस पावर सिस्टम में, रिसर्च से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई हैव कंप्लीटेड माई PhD इन पावर सिस्टम्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने जबकि PhD की हुई है तो मैं आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो जो भी लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं एमटेक में, PhD में, वो लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिख सकते हैं। हम लोग अगर कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा विद द हेल्प वाई मेकिंग वीडियोस। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।